Good afternoon, class 9. In the last class, we studied what is matter, properties of matter, and states of matter. In states of matter, we studied about solid state and liquid state in detail. Today, we will first see what is diffusion and then we will start with gaseous state. First, let's see what is diffusion. Diffusion is the mixing of two substances on their own. On their own का मतलब है खुद ब खुद दो सब्सटेंसेस का आपस में इंटरमिक्स होना, एक दूसरे में दो सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, यानी हम बाहर से कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं और दो सब्सटेंसेस आपस में खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो द डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि अगर हम इस कमरे के कोने पर थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर देते हैं, तो थोड़ा सा परफ्यूम जब हम एक कमरे के कोने पे स्प्रे करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको उस परफ्यूम की स्मेल सारे के सारे कमरे में उसकी फ्रेग्रेंस मिलने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? तो जब हमने रूम पे परफ्यूम स्प्रे किया उस वक्त हमारे रूम में एयर है और परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, करेक्ट? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये परफ्यूम के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होने लगते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स इतनी जल्दी मिक्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसियस स्टेट में हैं, इतनी जल्दी मिक्स होते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कमरे के हर कोने में उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पा सकेंगे। दिस इज एक्चुअली डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन हमें लिक्विड्स के केस में भी मिलता है। मैंने आप लोगों को जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स बताए थे उसमें मैंने बताया था कि इफ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर ऑफ वाटर और उस इंक को, उस पूरे सिस्टम को वी लीव अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स, तो आपको कुछ घंटों बाद दिखेगा कि जो हमारा पूरा का पूरा पानी था वो ब्लैक कलर का हो गया। पानी ब्लैक कलर का क्यों हो गया? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर गए एंड दिस इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, एक हमारे रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटिश बोटैनिस्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार वाटर में पॉलन ग्रेन्स में कुछ जिगजैग मूवमेंट ऑब्जर्व की थी। कोई रेगुलर मूवमेंट जिसको हम नहीं बोलते हैं, बिल्कुल जिगजैग मूवमेंट, एक रेगुलर मूवमेंट था, कैसा भी घूमता फिरता जिगजैग मूवमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया था पॉलन ग्रेन्स में। तो उस मूवमेंट को चूंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस जिगजैग मूवमेंट को, उस रैंडम मूवमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो इस वजह से इस रैंडम मूवमेंट में मान लो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, मतलब इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली घूमते हैं। क्लियर? तो रैंडम मूवमेंट उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था पॉलन ग्रेन्स का वाटर में। इस वजह से इस जिगजैग मूवमेंट या इस रैंडम मूवमेंट को नाम दिया गया टू ऑनर रॉबर्ट ब्राउन। इस मूवमेंट को नाम दिया गया, द जिगजैग मूवमेंट वाज नेम्ड ब्राउनियन
gases due to Brownian movement. Due to Brownian movement means due to zigzag movement. Zigzag movement के कारण जब दो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस हर केस में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। गैसेस में डिफ्यूजन का प्रोसेस सबसे फास्ट होता है। लिक्विड में मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, लिक्विड के केस में डिफ्यूजन का प्रोसेस लिटिल स्लोअर देन गैसेस बट मच फास्टर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन लीस्ट होता है, ऑलमोस्ट डिफ्यूजन ना ही होता है, लेकिन रेयर केसेस है सॉलिड के केसेस में जहां हमें डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ व्हाट इफ अगर हम पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जैसे अगर हम इंक को पानी में डाल रहे हैं, हमने वाटर लिया, करेक्ट, हमने वाटर लिया, ये वाटर बीकर के अंदर और हमने इस पानी को गर्म कर दिया है, ठीक है, हमने पानी को गर्म कर दिया है, इट्स हॉट वाटर और हमने इसमें एक ड्रॉप इंक डाल दिया, ब्लू इंक, लेट्स से ब्लू इंक, हमने यहाँ एक ब्लू इंक का ड्रॉप डाल दिया है, क्लियर? तो क्या होगा, एक्चुअली जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जितना वक्त ठंडे पानी और इंक को मिक्स होने में लग रहा था उससे कम वक्त में गर्म पानी और ब्लू इंक का जो हमने पार्टिकल जो ड्रॉप डाला है उससे कम वक्त में ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करके पूरे वाटर को एक ब्लू कलर दे देंगे। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? When the temperature increases, the kinetic energy of the molecule increases. Clear? Kinetic energy is directly proportional to the temperature. तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट जल्दी जल्दी होने लगता है। मूवमेंट जल्दी जल्दी होगा तो वो आपस में जल्दी इंटरमिक्स कर जाएंगे। दैट इज व्हाई एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्पीड्स अप। क्लियर? इसको हम लोग लिख लेंगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, rate of diffusion या हम यूं कह लें कि जो पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और उसकी पार्टिकल्स के रैंडम मूवमेंट का स्पीड बढ़ जाता है और ब्राउनियन मूवमेंट increases or Brownian movement increases since with increase in temperature, the kinetic energy of the particle increases or kinetic energy of the particles increases and they move faster Clear? Now second point regarding diffusion is कि diffusion solid, liquid और gases तीनों के केस में पाया जाता है। It takes place in solids, liquids and gases, but rate of diffusion gases में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में होता है। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज diffusion takes place
to lower concentration, higher concentration to lower concentration. And last point, diffusion is a natural process. Diffusion is a natural process. That is, it occurs on its own. Now, what is higher concentration and lower concentration? See, क्या होता है? Suppose हमने परफ्यूम का एग्जाम्पल तो देख लिया। हम एक अगरबत्ती जलाते हैं एक रूम के कॉर्नर पे, करेक्ट? तो जिस वक्त हम अगरबत्ती जला रहे हैं रूम के कॉर्नर पे, तो उस कॉर्नर पे अगरबत्ती के फ्यूम्स के पार्टिकल्स ज्यादा क्वांटिटी में होंगे इन कंपैरिजन टू बाकी सारे पूरे कमरे में। इन कंपैरिजन कोने में, जिस कोने पे हमने अगरबत्ती जलाई है उस कोने पे पार्टिकल्स का, अगरबत्ती के फ्यूम के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन उस कोने पे सबसे ज्यादा होगा और हवा का कंसंट्रेशन वहां कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि उस जगह को अगरबत्ती के फ्यूम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। लेकिन बाकी सारे कमरे में हवा ज्यादा क्वांटिटी में होगी इन कंपैरिजन टू दैट वेरी कॉर्नर, करेक्ट? तो क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में मिक्स करते हैं, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो उस समय जहां कंसंट्रेशन जिस चीज का हायर है, इस कॉर्नर पे हमारे अगरबत्ती के फ्यूम्स का कंसंट्रेशन हायर है और बाकी इस तरफ सारी जगह पे हवा का कंसंट्रेशन हायर है। तो क्या होगा, ये आपस में इस तरह अगरबत्ती के फ्यूम्स इस तरफ आएंगे और हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये दो रूम है, इस रूम के कॉर्नर पे हमने अगरबत्ती जलाई, तो इस जगह पे अगरबत्ती के फ्यूम्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। बाकी इन सब जगहों पे अगरबत्ती के फ्यूम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो तो नहीं, हमने जलाई इस जगह पे है, तुरंत जलाया है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाकी इन सब जगहों पे हवा ज्यादा है, क्योंकि इस जगह पे हवा की थोड़ी सी जगह को अगरबत्ती के फ्यूम्स ने ले लिया है। तो अब इन सब जगहों पर हवा का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी हवा ज्यादा मात्रा में है, और इस कॉर्नर पे अगरबत्ती के फ्यूम्स ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। क्या होगा, जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा और हवा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। क्लियर है? दोनों अपने अपने हायर कंसंट्रेशन से, जहां वो ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, उससे अपनी कम मात्रा वाली जगह पे जहां उनकी मात्रा कम है, वो उस तरफ मूवमेंट करने लगेंगे और इस तरह मूवमेंट करते हुए ब्राउनियन मूवमेंट होगा। मैंने लाइन जरूर दिखाई, मैंने एरो जरूर दिखाया, बस दिस एरो डज नॉट इंडिकेट कि these particles move in a straight line. Actually particles का मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिखाया है। Particles always undergo Brownian movement, यानी random movement। तो ये particles Brownian movement करते हुए by the diffusion का प्रोसेस करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, and within few seconds you can smell the fragrance of agarbatti in the complete room. Clear? Now next point is diffusion is a natural process. It occurs on its own. Diffusion is a natural process. Natural process कहने का मतलब है कि हमने जब अगरबत्ती जलाई तो क्या हमने अगरबत्ती के फ्यूम्स को धक्का दिया कि आप जाओ कमरे के उस तरफ जाओ, कमरे में पूरी तरह नहीं ना, वो खुद ब खुद अपने आप हवा और अगरबत्ती के जो फ्रेग्रेंस है वो अपने आप एक दूसरे में घुल मिल गए, वो नेचुरली हो गया। We do not have to apply any effort for the process of diffusion. इसीलिए कहा जाता है कि diffusion is a natural process and that is it occurs on its own. So this was complete detail about diffusion. Now let's start gaseous state. हमने last class में solid state और liquid state देख लिया था. Now we will start with the gaseous state. अब तक तो आप बहुत कुछ गैसियस स्टेट के बारे में खुद ब खुद भी जान रहे होंगे। सॉलिड स्टेट आपने देखा है, लिक्विड स्टेट आपने देख लिया है और डिफ्यूजन आपने देखा है। तो गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग खुद ब खुद अब काफी जान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द गैसियस स्टेट।
Now let's see the properties of a gaseous state. Gases have no definite shape and no definite volume. गैस को आप जिस कंटेनर में रखोगे वो पूरा का पूरा उस कंटेनर की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। वाटर के केस में, वाटर मीन्स लिक्विड के केस में क्या था कि लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होता था, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स होता था। ऑलमोस्ट द वॉल्यूम वाज फिक्स, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता था। उसका रीजन था कि लिक्विड्स के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक जरूर होता है पर प्रेजेंट होता है। देयर इज अ कंसिडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर जाने की इजाजत नहीं देते थे। इस वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लिक्विड के पार्टिकल्स उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बंधे रहते थे और एक दूसरे को छोड़ के भाग नहीं सकते थे। इसलिए लिक्विड के केसेस में हमारा वॉल्यूम फिक्स था लेकिन शेप फिक्स नहीं था। लेकिन गैसेस के केसेस में क्या होता है, गैसेस के केस में क्या होता है कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर, ना नहीं है, ना के बराबर है। गैसेस के केस में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट ना होता है। इस वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भी रह सकते हैं। पार्टिकल्स कहीं भी घूमने लगते हैं, कहीं भी जाने लगते हैं, यहाँ है पार्टिकल वहां भी जा सकता है, कहीं भी। पूरे जिस स्पेस में आप उस गैस को छोड़ दोगे वो पूरे में ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि वो किसी भी बंधन से बंधे हुए नहीं है। बहुत मिनिमम फोर्स अट्रैक्शन काम करता है जिसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ना के बराबर का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है। तो इस वजह से गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री होते हैं, पूरे जगह हर जगह मूवमेंट करने के लिए रैंडमली वो कहीं भी जा सकते हैं। वो एक दूसरे से किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। इसी वजह से गैस का ना कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप जिस जगह उस गैस को रख दो वो उस पूरे स्पेस को मिनटों में ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर? द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो उनके बीच में कोई बंधन नहीं है कि उन्हें बांध के रखे। बंधन उन्हें बांध के नहीं रखता है तो उनके बीच में ढेरों स्पेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में मौजूद हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स के केस में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था तो पार्टिकल स्पेस मिनिमम था। लिक्विड्स के केस में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेयरली वीक था, थोड़ा कम था। इस वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वो भी थोड़ी सी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। लेकिन गैसेस के केस में देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of gases, hence the particles are free to move around। और इसी कोई बंधन नहीं होने की वजह से इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। चूंकि ये फ्री है, किसी बंधन से नहीं बंधे, कोई रस्सी ने बांध के रोक नहीं रही है, इस वजह से ये फ्री है मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट ये फ्री है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी।
सॉलिड्स के केस में मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, अपनी जगह पर उनको वाइब्रेट करना था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी। लिक्विड्स के केस में चूंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा था, तो पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते थे, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते थे। इसीलिए सॉलिड से लिक्विड के केसेस में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन गैसेस के केस में देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दे आर फ्री टू मूव रैंडमली, फ्री है मूवमेंट के लिए, ज्यादा ताकत है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, गैसेस को आप लिक्विड से भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। एक छोटे से सिलेंडर में अगर आपको लिक्विड भरना हो तो आप एक लिमिट तक ही भर सकते हैं, 1 लीटर का। आप एक लीटर का, सपोज 1 लीटर का हमने सिलेंडर लिया, छोटे सिलेंडर आते हैं, उनमें हमें पानी भरना है, ठीक है, तो आप पानी एक लिमिट तक ही उसमें भर सकते हैं, उससे ज्यादा उसमें पानी नहीं भर सकते। लेकिन गैस को आप कंप्रेस कर करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप उसमें भर सकते हैं। गैस लिक्विड से भी ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। क्लियर है? बहुत इजीली आप कंप्रेस कर करके गैस को इजीली सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा मौजूद होता है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, जल्दी मूवमेंट करते हैं, और चूंकि उनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो वो किसी भी दूसरे पार्टिकल को अपने अंदर आने के लिए खुली जगह देते हैं। तो इस वजह से गैसेस के केस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्पीड अप रहता है। आप देख लो, 2 गैसेस अगर आपस में मिक्स करके, जैसे मैंने परफ्यूम का फ्रेग्रेंस बताया था, विदिन सेकेंड्स आप रूम में परफ्यूम की फ्रेग्रेंस स्मेल कर सकते हो। तो गैसेस के केस में चूंकि स्पेस बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। सॉलिड्स हैव मिनिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, लिक्विड्स हैव fairly more rate of diffusion than solids, but gases have maximum rate of diffusion in comparison to solids and liquids. Now, so it's all clear: solid state, liquid state and gaseous state. Now let's move to properties of states of matter. हम हर जो प्रॉपर्टी को है उस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। Let's come to properties of states of matter. Properties of states of matter. First is rigidity. रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है जब हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सपोज ये टेबल, ये टॉप है, हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज सॉलिड, हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इज देयर एनी चेंज? इसकी शेप में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। दिस इज रिजिडिटी। ये अपना शेप एज इट इज रखता है
जब हम प्रेशर सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी टू रिगेन शेप व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू इट। तो जब हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज नो चेंज इन शेप इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड हेंस सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स की रिजिडिटी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस मैक्सिमम होती है। सॉलिड्स कैनॉट डिफॉर्म इजीली ऑन अप्लाइंग प्रेशर, पर इतना ही प्रेशर अगर हम वाटर बलून पे लगाए तो वी कैन कंप्रेस इट। वी कैन कंप्रेस इट, हो जाएगा वो रिजिड तो नहीं है, हम उसका शेप डिफॉर्म कर पाते हैं। और गैसेस के केस में आप गैसेस बलून को वाटर बलून से भी ज़्यादा इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। मोर इजीली, मोर कन्वीनियंटली आप गैसेस बैलून्स को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी आप उनका शेप डिफॉर्म कर सकते हैं। जब हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना शेप एज इट इज नहीं रख पाते हैं, ना वाटर ना ही गैसेस। इसी वजह से सॉलिड इज मैक्सिमम इन रिजिडिटी, लिक्विड इज नॉट रिजिड, बीच का है। और गैसेस में लीस्ट रिजिडिटी होती है, उसमें बिल्कुल भी वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है, वेरी इजीली इवन इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स। गैसेस इजीली डिफॉर्म व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन इट। सॉलिड मैक्सिमम रिजिडिटी, लिक्विड नॉट रिजिड, यानी आप उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसके शेप में चेंजेस आते हैं। और गैसेस लीस्ट रिजिड। आप वाटर बलून और गैस बलून को दोनों को कंप्रेस करके देखो, इट इज मच इजियर टू डिफॉर्म द गैसेस बलून देन द वाटर बलून। तो इसी वजह से लिक्विड्स गैसेस के केस गैसेस से कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा रिजिड होते हैं और गैसेस लीस्ट रिजिड होते हैं। आप रिजिडिटी का मतलब समझ में आ गया सबके? रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स शेप व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू, यानी जब हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो अपने शेप को बरकरार रखता है या नहीं। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू फ्लूइडिटी। Now let's start. Second point is fluidity. परफ्यूम स्प्रे किया रूम में तो पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल आपको आने लगी। यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ द परफ्यूम इन द होल रूम। क्यों? अगर परफ्यूम वहीं का वहीं रहा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, पर डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इसलिए होता है बिकॉज द पार्टिकल्स कैन फ्लो। पार्टिकल्स खुद ब खुद फ्लो कर जा रहे हैं, खुद ब खुद बह के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे रूम में जो ये टेबल या हमारा ये जो बेंच रखा है, तो क्या इस बेंच को हमने यूं रखा था कि
बेंचेस डू नॉट फ्लो। ये कहने का मतलब ये है कि सॉलिड्स के केस में फ्लूइडिटी जीरो होती है। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स हैव नो फ्लूइडिटी। इन केस ऑफ लिक्विड्स दे कैन इजीली फ्लो। और इसका एग्जांपल आप पानी डाल के देख लो, पूरे रूम में पानी तुरंत फैल जाएगा। दे पोजेस फ्लूइडिटी, बहुत अच्छी फ्लूइडिटी होती है। एंड गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, खूब फ्लो करते हैं। इसलिए पानी के केस में क्या होता है, पानी फ्लो करता है इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव, पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। पार्टिकल्स अपनी जगह एक दूसरी जगह बदल सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड्स के केस में फ्लूइडिटी होती है और गैसेस के केस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नेग्लिजिबल होता है। देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स इजीली अपना एक्सचेंज कर सकते हैं स्पेस, और इसीलिए गैसेस के केस में फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर है? हमारा थर्ड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप लोगों को लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आपको व्हाट्सएप नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया गया है। आप उस ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स लिख के हमें डाल सकते हैं एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, हमारा थर्ड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी Compressibility, the property due to which the particles of matter can be compressed. Compress करने का मतलब है उनके वॉल्यूम को रिड्यूस करना. To reduce its volume, that is, spaces between the particles is decreased by applying force or pressure. Suppose करो कि हमने ये हमारा बॉल है, बॉल है जिसके अंदर हवा भरी पड़ी है. क्लियर है? इसमें हवा है, ये बॉल है, बॉल है, बॉल है. अब हमने इस बॉल को कंप्रेस किया, इधर से और इधर से हमने बॉल को प्रेस किया है. ठीक है, हमने बॉल को प्रेस किया है. अब ये बताओ, जब हमने बॉल को प्रेस किया तो प्रेस करने से जगह कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा. कंप्रेस किया है हमने,
वॉल्यूम कम हुआ। अब क्या होगा, पहले जो पार्टिकल्स दूरी दूरी पर थे, जब बॉल को हमने कंप्रेस नहीं किया था तो उसमें जो एयर के पार्टिकल्स थे वो दूरी दूरी पर थे। अब हमने बॉल को इधर से कंप्रेस कर दिया है। अब बॉल को जब हमने कंप्रेस किया तो ये जो फैले हुए थे हमारे एयर के जो पार्टिकल्स बॉल के अंदर पूरी तरह बिखरे पड़े थे, उनको भी थोड़ा सा झुकना, उनको भी थोड़ा सा कंप्रेस होना पड़ा, उनको भी थोड़ा सा दबना पड़ा, यानी उनके बीच के स्पेस को कम करना पड़ा। ठीक है, यानी उनको अपने बीच के स्पेस को कम करके एक दूसरे के नजदीक आना पड़ा है। यहाँ बॉल है, फर्स्ट जब हमने उसे कंप्रेस नहीं किया है तो एयर के पार्टिकल्स पूरे उसमें बिखरे पड़े हैं पूरे बॉल में। बट व्हेन वी कंप्रेस द बॉल, तो जब हमने बॉल को कंप्रेस किया तो हमने जगह कम कर दी। हमने जगह कम की तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे, एयर के जो पार्टिकल्स थे जो पूरे बॉल में फैले थे, कंप्रेस करने से क्या हुआ, उन एयर के पार्टिकल्स को अपने बीच की जगह को कम करके एक दूसरे को कंपनसेट करना पड़ा उस जगह को, क्योंकि एयर के जितने भी पार्टिकल्स थे उतने सारे के सारे ही यहाँ हैं। हमने हवा बाहर नहीं निकाली है बॉल से, बल्कि हमने एज इट इज बॉल को कंप्रेस किया। तो हमने जब जगह उसको कम दी, हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉल को छोटा कर दिया फोर्स अप्लाई करके, तो जितने एयर पार्टिकल्स हैं उनको उस कंप्रेस बॉल के अंदर ही रहना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बीच की जगह कम की और सारे के सारे एयर पार्टिकल्स उसी में एडजस्ट हो गए। क्लियर? सो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड और रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम। अगर हम ये बॉल का शेप, अभी वॉल्यूम ज्यादा था, जब हमने कंप्रेस कर दिया तो बॉल की वॉल्यूम कम हो गई और उसी कम वॉल्यूम में उन सारे पार्टिकल्स को एडजस्ट करना पड़ा। तो उस एडजस्टमेंट के लिए उन्हें अपने बीच के स्पेसेस को कम करना पड़ा है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को कम करें, जिससे हम प्रॉपर जो हमारा पार्टिकल है मैटर, जो हमारा मैटर का पार्टिकल है उसका हम वॉल्यूम रिड्यूस करें, उनके पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम कम कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। अब ये बताओ कि सॉलिड, हम ये बेंच है, इस बेंच को हम कितना भी कंप्रेस करें कुछ होगा इसको? आप कंप्रेस कर पाओगे इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होने के कारण, मैक्सिमम होने के कारण उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है तो हम कंप्रेस कैसे करेंगे? क्योंकि कंप्रेस करने के बाद पार्टिकल्स कहीं नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है कि वो एक दूसरे को स्पेस दे सके। इसी वजह से हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड की बात है, लिक्विड ऑर्डिनरी कंडीशंस में इनकंप्रेसिबल। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब अभी नॉर्मल जो हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर 1 लीटर की बॉटल है तो उस 1 लीटर की बॉटल में हम 1 ही लीटर पानी भर सकते हैं। हम किसी भी हालत में इस नॉर्मल कंडीशन में उसमें 2 लीटर पानी नहीं भर सकते हैं। क्लियर है? अंडर नॉर्मल कंडीशंस वाटर इज इनकंप्रेसिबल, लेकिन हो सकता है अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हम लिक्विड्स कंप्रेसिबल हो जाता है, बट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। क्लियर है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। देखो लिक्विड्स के केस में हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशन, आप लोग बलून प्रेस कर रहे हैं तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बलून में पानी भर के, तो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो है कि हम उस पर जबरदस्ती ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस हम उस पर हम जबरदस्ती करके हम उनके बीच का वॉल्यूम्स कम कर रहे हैं। दैट इज नॉट ऑर्डिनरी कंडीशंस। हम उस पर जबरदस्ती फोर्स अप्लाई करके हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। गैसेस के केस में आप 1 लीटर के बॉटल में ज्यादा गैस भी भर सकते हैं, 1 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम भी हम भर सकते हैं। गैसेस को तो बहुत इजीली कंप्रेस किया जाता है। हमारी सिलेंडर्स होती हैं जो हमारे घर में, वहाँ पेट्रोलियम गैस को ही कंप्रेस करके उन सिलेंडर्स में भरा जाता है।
फिल होती है। तो लेकिन उसमें 14 kg हमारी गैस फिल होती है, उसको लिक्विफाई करके प्रेशर देके इजीली उसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो दिस वाज रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड्स को आप कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, हम ऑर्डिनरी कंडीशंस में लिख रहे हैं, बट आप लिक्विड्स के केस में मान सकते हो कि लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, बट लिक्विड्स आर नॉट एज कंप्रेसिबल एज गैसेस। गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू शेप एंड वॉल्यूम। लेट्स कम टू शेप एंड वॉल्यूम। ये हमारे शेप है, वॉल्यूम और मैक्सिमम। ठीक है? तो सॉलिड्स के केस में सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है। ये बेंच यहाँ रखी है, या इस बेंच को ग्राउंड में ले जाओ, इस बेंच को कहीं ऑडिटोरियम में ले जाओ, ये बेंच इसी शेप में रहेगा, बिल्कुल डिफॉर्म नहीं कर सकता है। सॉलिड्स के शेप फिक्स होते हैं अनलेस एंड अनटिल कि आप हथौड़ा मार के उसको तोड़ ही दे। आप हथौड़ा मार के तोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है। हम कहीं भी ले जाएं, उसको किसी भी जगह पे रख दें, अगर ये बेंच इस शेप का है तो वो हर जगह इसी शेप में रहेगा। लिक्विड्स और गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वीक होता है। लिक्विड्स के केस में वीक होता है, गैसेस के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल होता है, और इस वजह से पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्री टू मूव अराउंड। लिक्विड के केस में थोड़ा सा फ्री होते हैं, लेकिन गैसेस के केस में दे आर कंप्लीटली फ्री टू मूव अराउंड। इसी वजह से गैसेस और लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर में रख दो, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। एक बॉटल के पानी को अगर आप बकेट में रख दो तो वो बकेट का शेप ले लेगा। अगर आप एक बकेट के पानी को एक बर्तन किसी भी वेसल में रख दो, जिस वेसल में जिस शेप के वेसल में आप रख दोगे, वो उस वेसल का शेप ले लेगा। उसी तरह गैसेस हैं कि गैसेस को आप जिस कंटेनर में रख दो, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे, जस्ट बिकॉज दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, एंड हेंस particles are little more free to move around. Clear? Now next is volume.
सॉरी, now let's come to volume. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। सॉलिड्स के केसेस में there is maximum force of attraction between the particles and hence being maximum force of attraction, there is no space between the particles in solid state. Solid state के particles में force of attraction बहुत ज़्यादा है और इस वजह से उनके particles एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, इतने सटे कि उनके particles के बीच में बिल्कुल space नहीं होता है, उनके particles के बीच में बिल्कुल space नहीं होता है, उनके particles मूव नहीं कर सकते हैं, उनके particles जितना सॉलिड के पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे एज इट इज, नो मूवमेंट। तो इस वजह से सॉलिड्स हमारा सेम वॉल्यूम रहता है, हम उसे कहीं भी ले जाएं वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। पार्टिकल्स जो है वो तो अपनी जगह पर ही हिल भी नहीं सकते हैं, जब पार्टिकल्स अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते हैं तो वो अपना स्पेस आगे पीछे कैसे करेंगे, जब वो स्पेस चेंज ही नहीं कर सकते, स्पेस दूरी एक दूसरे से बना ही नहीं सकते, तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं रहता। सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम ऑलवेज फिक्स होता है। गैसेस के केस में देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, कहीं भी घूम सकते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई बंधन नहीं है जो उनको एक दूसरे से पकड़ के रखे, वो एकदम फ्री है कहीं भी मूवमेंट करने के। तो कहीं भी मूवमेंट कर, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी वहाँ है, तो कहीं भी मूवमेंट करने के लिए जब पार्टिकल्स फ्री हैं तो वो कितना भी वॉल्यूम कहीं तक भी फैल सकते हैं। इसी वजह से गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो कहीं भी कितनी भी दूरी में वो गैस फैल सकता है, इसीलिए गैसेस के वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं। लिक्विड के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक जरूर होता है, पर वो इतना जरूर है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तो है कि वो पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बांध के रखता है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा दूर पार्टिकल्स एक दूसरे से नहीं जा सकते। जब वो डिस्टेंस फिक्स है, वो पार्टिकल्स उस डिस्टेंस के बाद एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं, तो पार्टिकल्स वॉल्यूम मतलब हम कोई भी जगह में छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स एकदम फ्री है, बिंदास है, किसी भी जगह में छोड़ दें तो वो कहीं का कहीं चले जाएंगे। एक बात याद रखो, अगर हम लिक्विड को यहाँ गिरा देते हैं, जमीन पे स्लोप है, हम गिरा देते हैं लिक्विड को, तो लिक्विड स्लोप से बह के हमारे स्लैंट से होते हुए नीचे की तरफ बह के उस जगह इकट्ठी हो जाएगी। लिक्विड कभी भी पूरे कमरे में, हम सिर्फ थोड़ा सा लिक्विड की बात कर रहे हैं, इतना लिक्विड की बात नहीं कर रहे कि वो पूरे कमरे में फैल जाए। अगर हम इस एक बॉटल पानी को, 1 लीटर पानी को रूम में या फ्लोर पे डाल दें तो वो बहते हुए कुछ देर में फ्लोर के जिस तरफ वो दूसरी तरफ भी इकट्ठा हो सकता है। अगर हम स्लोप पे, सपोज हम उसको स्लोप पे 1 लीटर पानी डाल देते हैं तो वो स्लोप से होते हुए दूसरी जगह जाके उस जगह पे वो इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे रूम पे फैल जाएगा, लेकिन वही अगर आप 1 लीटर परफ्यूम स्प्रे कर दो कहीं भी छोटी सी स्लोप पर भी, वो पूरे रूम में फैल जाएगा। क्यों? वो पूरे रूम का वॉल्यूम ले लेता है, जस्ट बिकॉज कि उनके पार्टिकल्स के, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, दे आर फ्री टू मूव अराउंड, वो कहीं भी एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड्स के केसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बंधे हुए हैं, उस डिस्टेंस से दूर वो एक दूसरे से नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से जब हमने पानी डाला तो पानी स्लोप पे होते हुए दूसरी तरफ जाके वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद वो फैल नहीं पाया। इसका रीजन यही है कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उससे ज़्यादा दूर वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। उनको हर हाल में अपने आप को एक ही डिस्टेंस पे बांध के रखना है, इसी वजह से उनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। सो इट वाज अबाउट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये मैंने आपको सॉलिड्स, लिक्विड स्टेट जब पढ़ाया था तो भी मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने इसको
वापस से आपको क्लियर कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलिंग अ गैस सिलेंडर। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलिंग अ गैस सिलेंडर। Now filling a gas cylinder. Filling a gas cylinder is nothing but another way to study the volume. Okay? तो गैसेस के केस में जैसे हमने देख लिया था वॉल्यूम के केसेस में, वैसे ही हम गैसेस के केस में देख लेते हैं। फिलिंग अ गैस, वॉल्यूम में भी हमने गैसेस देखा था, सेम थिंग है। फिर हम एक बार देखते हैं गैसेस के केस में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होने के कारण गैसेस के पार्टिकल्स फ्री हैं कहीं भी मूव करने के लिए। एनीवेयर एनी स्पेस वो कहीं भी मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। और इसी वजह से हम जिस सिलेंडर में उसको फिल कर देंगे वो उस सिलेंडर को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेगा। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। नाउ लिक्विड्स और सॉलिड्स के केसेस में, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के केसेस में हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना सफिशिएंट इनफ होता है कि वो पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर जाने की परमिशन नहीं देता है। पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, बोथ इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड इन द केस ऑफ लिक्विड्स। नाउ पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं तो वो किसी भी तरीके से अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं। अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं तो अगर हम किसी भी सिलेंडर में उनको फिल करेंगे तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जितना वॉल्यूम उनका किसी और वेसल में है। लेकिन गैसेस में अगर हम एक छोटे से 1 लीटर की बॉटल में गैस है उसको यहाँ ओपन कर दें तो वो उस पूरे रूम में फैल जाएगा। लेकिन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स उन दोनों का वॉल्यूम जिस भी कंटेनर में या जिस भी जगह पे जितना है वो अगर हम किसी सिलेंडर में भी फिल कर दें तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एंड नॉट मोर देन दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन, gaseous state and properties of states of matter. Now regarding properties of states of matter there are few more points which we will discuss in the next class. Till then आपको 2 क्लासेस हुए हैं अभी तक हमारे states of matter, हमारे properties of ये matter in our surroundings के हमारे 2 क्लासेस हो चुके हैं। आप लोग दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए